केन्स में हम लोग पहला पढ़े मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, दूसरा पढ़े साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। आज हम लोग केन्स का तीसरा पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट फंक्शन। इन्वेस्टमेंट फंक्शन सर एक क्वेश्चन आया हुआ था 10 नंबर का, व्हाट इज एमपीसी, तो उसमें क्या क्या लिखेंगे? 10 ही नंबर का था। व्हाट इज एमपीसी? जी सर। द्वारा सारा बात लिखना है। एमपीसी है ना पूरा, और कंजम्पशन फंक्शन से एमपीसी निकलता है, उससे मल्टीप्लायर निकलता है, उससे लेवरेज इफेक्ट पता चलता है। जितना बताए टोटल बात लिख देना है। तो सर 10 ही नंबर का ना है सर? 10 नंबर से नहीं ना, मतलब उसमें कितना मिनट लगता है। हाँ, फिगर में तो ज्यादा समय नहीं लगता है। और पूरा बात जो है वो 10 मिनट का ही है जी। याद रहेगा तो 10 मिनट ज्यादा थोड़ी लगेगा। और थोड़ा कम करना होगा तो वर्णन थोड़ा कम कर दोगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो आइटम है। तो कंसेप्चुअल बात तो पूरा का पूरा दे ही सकती हो। मल्टीप्लायर का इफेक्ट दिखा देना है, दो चित्र से लेवरेज इफेक्ट दिखा देना है, कंजम्पशन वृद्धि वाला दिखा देंगे। कंप्लीट पूरी बात कहीं भी जी। लिखना है। उस पूरी बात को हाथी का आप कैबिनेट साइज फोटो बनाइए तो हाथी नजर आएगा, आप पासपोर्ट साइज कर दीजिएगा तो हाथी नजर आएगा कि नहीं आएगा? पासपोर्ट साइज फोटो में हाथी नजर आएगा, खाली कुछ नजर आएगा? क्या नजर आएगा? हाँ, पासपोर्ट साइज में भी नजर आएगा। हाथी ना नजर आएगा। जी सर। बड़ा सा फोटो खींचो या उसका पासपोर्ट साइज करवाओ, तो उसी तरीके से पूरे बात का मिनी साइज करना है, फिर साइज थोड़ा कर देना है तो 10 नंबर का हो जाएगा। उसी में पॉइंट का विस्तार कर देना है तो उसे 20 नंबर का हो जाएगा। तो हम लोग जो आज पढ़ रहे हैं इसका नाम है इन्वेस्टमेंट फंक्शन। इन्वेस्टमेंट फंक्शन इन्वेस्टमेंट फंक्शन प्रणाम सर। कुछ सही है। कौन है? नवनीत है? कौन है? हाँ सर, नवनीत है सर। प्रणाम सर। जेमकेंस जेमकेंस इन्वेस्टमेंट फंक्शन।
Jenkins investment function. Jenkins investment function. I is a function of I is a function of I is equal to I A plus I. हाँ I is equal to I plus IA और I जो है is a function of interest rate, capital and profit rate. Autonomous investment is equal to function of entrepreneur innovation technology environment. I equal to investment. I is equal to investment. I is equal to induced
investment. II is equal to induced investment. IA autonomous investment. IA का मतलब हो गया ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, II का मतलब इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट. A small r is equal to interest rate. A small k is equal to capital. पाई मतलब हो गया प्रॉफिट. इसको बोलते हैं पाई. प्रॉफिट. E is equal to enterprise. Enterprise. उसके बाद है इन्वेंशन. आई इन मतलब इन्वेंशन. टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी
EN का मतलब इन्वायरमेंट। EN means environment. R means population. EN is equal to E enterprise, IN invention, T technology, EN environment, R population. तो प्रेरित विनियोग, प्रेरित विनियोग को कहते हैं II। स्वायत्त विनियोग, स्वायत्त विनियोग, स्वायत्त विनियोग का मतलब हो गया IA। और I का मतलब हो गया विनियोग। कहता है कि I जो है वो दो तत्वों का समावेश से बनता है। I होता है इन्वेस्टमेंट जो बराबर होता है IA प्लस II प्लस IA। और II जो है ये समझिए एक तरह से अल्पकाल का है, अल्पकाल। और IA जो है वो दीर्घकाल है। अल्पकाल और दीर्घकाल। केन्स का कहना है कि विनियोग का अर्थ होता है किसी नए वस्तु का जन्म देना। उत्पत्ति के साधनों के आधार पर किसी नए वस्तु को जब हम जन्म देते हैं तो इस क्रिया को विनियोग कहते हैं। विनियोग जो है वो अल्पकाल में जब रहता है तो उसको हम लोग अल्पकाल में रहता है तो उसको हम लोग प्रेरित विनियोग कहते हैं।
अल्पकाल में रहता है उसको कहते हैं प्रेरित विनियोग II, और दीर्घ काल में रहता है तो उसको बोलते हैं स्वायत्त विनियोग IA। स्वायत्त विनियोग जो है वो ऑटोमेटिक चलता रहता है, ऑटोमेटिक वो चलता रहता है। ऑटोमेटिक चलता रहता है। अल्पकालीन विनियोग जो होता है वही महत्वपूर्ण होता है। केन्स का जो सिद्धांत है विनियोग का सिद्धांत, इन्वेस्टमेंट फंक्शन, वो अल्पकालिक विनियोग पर जोर देता है, क्योंकि केन्स का ये मान्यता है कि अल्पकाल में ही हम लोग जिंदा रहते हैं, दीर्घ काल में हम लोग मर जाते हैं। इसलिए हर व्यक्ति का उद्देश्य होना चाहिए कि अल्पकाल में पर्याप्त विनियोग हो। विनियोग को उन्होंने 2 भागों में बांटा, प्रेरित विनियोग और स्वायत्त विनियोग। प्रेरित विनियोग जो है II है और स्वायत्त विनियोग जो है IA है। दोनों जोड़ देंगे तो कुल विनियोग अर्थव्यवस्था का हो जाएगा। केन्स कहते हैं कि अल्पकालिक विनियोग को प्रेरित विनियोग कहते हैं, जब दीर्घकालिक विनियोग को स्वायत्त विनियोग कहते हैं। II stands for induced investment, whereas IA stands for autonomous investment. Induced investment is done in the short run, autonomous investment is done in the long run. Keynes always believes in short run. Keynes says that in the long run we will be dead. Therefore, our prime concern is short-term investment. How could we increase short-term investment? That is the prime concern in the economy. अर्थव्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण है कि अल्पकाल में विनियोग से, अल्पकाल के विनियोग को केन्स महोदय ने 3 बातों पर निर्धारित किया है। नंबर 1 नंबर 2 पूंजी की मात्रा, नंबर 3 लागत। लाभ रेट, कैपिटल साइज, तो इंटरेस्ट रेट, कैपिटल साइज और प्रॉफिट रेट, इस तीनों पर अल्पकाल का विनियोग निर्भर करता है। अब आइए दीर्घकाल का विनियोग। केन्स कहते हैं कि दीर्घकाल में हम सभी मर जाते हैं। We all are dead in the long run. In the long run we will be dead. फिर भी दीर्घकाल तो है, आता है। तो दीर्घकाल में जो विनियोग होता है वो स्वायत्त विनियोग होता है। दीर्घकाल का विनियोग क्या होता है? स्वायत्त विनियोग। दीर्घकाल का विनियोग जो है स्वायत्त विनियोग स्वायत्त विनियोग अल्पकाल में बोलेंगे
प्रेरित विनियोग। प्रेरित विनियोग 3 बातों पर निर्भर करता है, ब्याज दर की मात्रा और लाभ दर। दीर्घकाल का विनियोग को बोलते हैं IA, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। वो निर्भर करता है अर्थव्यवस्था में उद्यमशीलता, इंटरप्राइज, अर्थव्यवस्था में आविष्कार, इन्वेंशन, इनोवेशन, और T हो गया टेक्नोलॉजी, EN हो गया इन्वायरमेंट, R हो गया पॉपुलेशन। तो कहता है कि इन्वेस्टमेंट जब दीर्घकालीन होगा तो वो निर्भर करेगा इन्वेंशन एंड इनोवेशन। इन्वेंशन एंड इनोवेशन, इन्वेंशन पर निर्भर करेगा, इंटरप्राइज पर निर्भर करेगा, टेक्नोलॉजी पर निर्भर करेगा, इन्वायरमेंट पर निर्भर करेगा, पॉपुलेशन पर निर्भर करेगा। ये सब दीर्घकालीन चीज है, तो दीर्घकालीन पर निर्भर करता है। मोतीलाल जी सर। इसको रीड आउट करो तो इंग्लिश में जो लिखा हुआ है। JM Keynes investment function I equal to I subscript small I plus I subscript A. I equal to function of R, K and pi. IA is equal to function of E, IN, T, EN, R, where capital I is investment, I subscript of I is equal to induced investment, I subscript of A is equal to autonomous investment, where R is equal to interest rate, K is equal to capital size, pi is equal to profit, E equal to enterprise, IN equal to investment, T equal to technology, EN equal to environment, R equal to population. IN is equal to Invention sir. हाँ, हिंदी में क्या है इसका टर्म? सर ऐसे आई का एक्सप्लेन हिंदी क्या है? आई का हिंदी क्या है? आई का विनियोग है सर, और विनियोग। विनियोग हाँ, सर इसको ऐसे एक्सप्लेन। आई का क्या हिंदी है? आई का स्वायत्त विनियोग है प्रेरित सर। विनियोग। प्रेरित विनियोग। और सॉरी प्रेरित विनियोग। प्रेरित विनियोग, प्रेरित विनियोग से और IA का मतलब हुआ स्वायत्त विनियोग से। टाइम के आधार पर क्या कहेंगे? अल्पकाल वाला सर प्रेरित विनियोग कहलाएगा और दीर्घकाल वाला स्वायत्त विनियोग कहलाएगा। ठीक, सब आदमी समझ गया इसको? सर एक चीज बोले थे, अल्पकाल विनियोग को केन्स ने 3 बातों पर जोर दिया है। एक पूंजी की मात्रा, और तो पहले ब्याज की दर हो जाएगा, ब्याज की दर, दूसरा पूंजी की मात्रा, और तीसरा सर लाभ की दर हो जाएगा। लाभ को पाई बोलते हैं। लाभ की दर हो जाएगा। जी जी। हिंदी में पाई लिख दिए हैं, प्रॉफिट रेट। वो नवनीत बोल रहे हो? हाँ जी सर। तुम ही रीड आउट करो तो एक बार, तुम जेएम किन्स रीड आउट करो ना। जी कर रहे हैं। जेएम किन्स इन्वेस्टमेंट फंक्शन आई इक्वल टू आई सबस्क्रिप्ट स्मॉल आई प्लस आई सबस्क्रिप्ट स्मॉल ए, again I subscript small I is function of R, K, pi. Correct. Next I subscript small a is function of capital E, I, N, T
and E script small n and R. Where I means investment, N means biniyog, I subscript small I means credit biniyog, induced investment. Next, I subscript small a means autonomous investment, स्वायत्त विनियोग. T means technology. E subscript small n means environment. R means population. Small r means interest rate. Small k means capital. Pi means profit rate. E means enterprise. I script small n means invention. तो केन्स का कहना है कि विनियोग का अर्थ किसी नए वस्तु को जन्म देना से है। विनियोग जब अल्पकाल में रहता है तब उसे प्रेरित विनियोग एवं जब दीर्घकाल के लिए रहता है तो स्वायत्त विनियोग कहते हैं। और स्वायत्त विनियोग ऑटोमेटिक चलते रहता है एवं अल्पकालीन विनियोग महत्वपूर्ण होता है क्योंकि दीर्घकाल के में हम लोग मतलब मर जाते हैं। केन्स ने विनियोग को दो भागों में बांटा है। पहला स्वायत्त विनियोग, दूसरा प्रेरित विनियोग। अल्पकाल विनियोग को केन्स ने बातों हो गया तुम्हारी। सुनीता जी सर। इक्वेशन पढ़ो तो। जेम केन्स इन्वेस्टमेंट फंक्शन जिसमें उन्होंने कहा कि इन्वेस्टमेंट इक्वल टू आई प्लस आई ए। आई को प्रेरित विनियोग कहा जाता है जो कि अल्पकालीन है। आई ए स्वायत्त विनियोग कहा जाता है जो कि दीर्घकालीन है। केन्स के अनुसार विनियोग इन्हीं दो तत्वों के समावेश से बनता है। आई इक्वल टू फंक्शन ऑफ R, K and pi, and IA is function of E, IN, T, EN and R. ठीक है तुम्हारा। ओके, उद्देश्य। यस सर। तुम बोलो तो। Jenkins investment function I equals to II plus IA. Investment equal to induced investment plus autonomous investment. II equals to function of R, K and pi. Induced investment equals to function of interest rate, capital and profit rate. Autonomous IA equal to function of E, IN, T, EN, R. Autonomous investment equals to function of enterprise, innovation, technology, environment and population. करेक्ट है। अब हम इसको हो गया। Yes. ठीक है, समझ गए, सब आदमी समझ गए। अब इसको हम लोग सूत्र को चित्र में बदलेंगे। नेक्स्ट में रहे हैं। I is a function of R, K, pi. Del I by R ये होगा लेस देन 0। del I by del K ये होगा मोर देन 0। del I del pi ग्रेटर देन 0। इसका मतलब हो गया कि ये तो डाउनवर्ड होगा। ब्याज जितना घटेगा
विनियोग उतना बढ़ेगा। ब्याज 10% है, घट के 5% हो गया। विनियोग I1 से बढ़ के I2 हो जाएगा, विनियोग बढ़ गया। तो प्रेरित विनियोग तथा ब्याज दर के बीच विपरीत संबंध है। ब्याज जो है वो 10% से घट के 5% हो गया, तो विनियोग बढ़ के हो गया आपको I2। दूसरा है सीधा संबंध होगा, K का I से सीधा संबंध होगा और प्रॉफिट का भी I से सीधा संबंध होगा। ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ जाएगा, यहाँ ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ जाएगा। इधर 5 से 10 होगा तो इधर भी 5 से 10 हो जाएगा। इधर 5 से 10 होगा तो इधर भी 5 से 10 होगा। तो यहाँ भी सीधा संबंध है। यहाँ भी सीधा संबंध होगा। सीधा संबंध। There is inverse relationship between interest rate and induced investment. Therefore, higher the interest rate, lower the investment. Lower the interest rate, higher the investment. But in case of capital, there is direct relationship between capital and induced investment. Larger the size of capital, larger the investment. Lower the size of capital, lower the investment. तीसरा जो है, there is a direct relationship between pi and I. Increase in profit rate will lead to increase in induced investment. Decrease in profit rate leads to decrease in induced investment. So there is inverse relationship between investment and interest rate. There is direct relationship between investment and capital. There is direct relationship
इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट। केन्स कहते हैं कि अल्पकाल का जो हमारा समय है इसमें सबसे महत्वपूर्ण है ब्याज दर। जैसे ही ब्याज दर में कमी करेंगे विनियोग बढ़ जाएगा, जैसे पूंजी में वृद्धि करेंगे विनियोग बढ़ जाएगा, जैसे लाभ दर में वृद्धि करेंगे तो विनियोग बढ़ जाएगा। इसलिए अगर अल्पकाल में हम विनियोग बढ़ाना चाहते हैं तो प्रेरित विनियोग को बढ़ाने के लिए ब्याज दर में कमी किया जाना चाहिए, या पूंजी की मात्रा बढ़ाई जानी चाहिए, या लाभ दर में वृद्धि की जानी चाहिए। ये अल्पकालीन प्रभाव है जो ब्याज का, पूंजी का, लाभ का विनियोग के ऊपर पड़ता है। मोतीलाल जी सर। जरा इसको एक्सप्लेन कीजिए तो। Induced investment is the function of R, K, and pi, where R is interest rate, K is capital, and small k is capital, and pi is in profit. Pi is denoted by profit. Del I by del R is less than 0. It means यह दर्शाता है कि इन्वेस्टमेंट और ब्याज दर के बीच इन्वर्स रिलेशन है, अर्थात ब्याज दर घटने पर इन्वेस्टमेंट की दर में वृद्धि होगी और ब्याज दर बढ़ने पर इन्वेस्टमेंट की दर में गिरावट आएगी। उसी प्रकार डेल आई बाई डेल के इज ग्रेटर देन 0। ऐसी स्थिति में इस इंटरेस्ट कैपिटल का इन्वेस्टमेंट से सीधा संबंध स्थापित होता है। कैपिटल में वृद्धि करने पर इन्वेस्टमेंट में वृद्धि होगी और कैपिटल में कमी करने पर इन्वेस्टमेंट में भी कमी आएगी। उसी प्रकार प्रॉफिट का भी सीधा संबंध इन्वेस्टमेंट से है। इन्वेस्टमेंट बढ़ाने से क्या प्रॉफिट में भी वृद्धि होती है। तीनों का जो कोफिशिएंट है डेल आई बाई डेल आर, इसको एक बार रिपीट कीजिए। डेल आई सबस्क्रिप्ट ऑफ आई ओवर डेल आर इज लेस देन 0। इनवर्स रिलेशन। This relation is inverse relation. Again, del I subscript of I over del k is greater than 0. It means it denotes the direct relationship between capital and induced investment. Similarly, del I in induced investment is over del k. Over del pi. It is also greater than 0, which shows the direct relationship between profit and investment. That's all. सुनीता जी सर। तुम जरा इसको पढ़ो तो ऊपर से। जी। I is equal to function of R, K and pi. Del I by del R is less than 0। यह बतलाता है कि इंटरेस्ट रेट और विनियोग में विपरीत संबंध होता है। यदि हम ब्याज दर में कमी करेंगे तो विनियोग में वृद्धि होगी और ब्याज दर में वृद्धि करेंगे तो विनियोग में कमी होगी। सेकंड है डेल आई बाई डेल के इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब होता है कि पूंजी और प्रेरित विनियोग में सीधा संबंध पाया जाता है। तीसरा है डेल आई बाई डेल पाई इज ग्रेटर देन 0। लाभ की दर और विनियोग में सीधा संबंध पाया जाता है। जब लाभ की दर को बढ़ाएंगे तो विनियोग बढ़ेगा, जब लाभ की दर घटाएंगे तो विनियोग घटेगा। तो इस प्रकार हम लोग इंड्यूस इन्वेस्टमेंट के कैरेक्टर को देख लेते हैं। अल्पकाल में विनियोग बढ़ाने के लिए, अल्पकाल में विनियोग बढ़ाने के लिए, प्रेरित विनियोग बढ़ाने के लिए ब्याज दर में कमी की जानी चाहिए या पूंजी के मात्रा में वृद्धि की जानी चाहिए या लाभ के दर में वृद्धि की जानी चाहिए। और तीनों एक साथ हो रहा है तो तेजी से विनियोग बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी दूर होगी, अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त होगी। अब हम लोग देखेंगे autonomous investment is a function of
इंटरप्राइज इन्वेंशन, उसके बाद क्या है टर्म इसमें तीसरा? टी है सर, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, EN environment and population R। तो देखिए अर्थव्यवस्था में हम लोगों का जब हम लोग आजादी प्राप्त किए थे तो 40 करोड़ जनसंख्या थी, अभी जनसंख्या हो गया है 135 करोड़। तो कहता है ये अनवरत बढ़ता रहता है, इसमें किसी का कंट्रोल नहीं रहता है। घटाने का उपाय लाख कीजिएगा लेकिन बढ़ने का अपना इसमें है बढ़ने का। तो कहता है कि डेल आई बाई डेल ई, जापान में एटम बम गिरा, जर्मनी में तबाही लाई गई, लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ ई फैक्टर मजबूत था तो इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट वहाँ बढ़ गया इंटरप्राइज के कारण। इंटरप्राइज वहाँ इतना मजबूत है, हर व्यक्ति ही उद्यमी है, तो उसका पॉजिटिव असर हुआ। डेल ए आई ए with respect to डेल आई एन, अर्थव्यवस्था में अगर इन्वेंशन होता है तो उसका सीधा प्रभाव ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट में पड़ता है और तेजी से बढ़ता चला जाएगा। उसी तरीके से डेल ए बाई डेल टी ग्रेटर देन 0, टेक्नोलॉजी बढ़ेगा तो स्वायत्त विनियोग में वृद्धि होगी। लगातार टेक्नोलॉजी में लगातार परिवर्तन होता रहता है। डेल इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट बाई डेल ई एन, ग्रेटर देन 0। इन्वायरमेंट जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए नीदरलैंड में, स्कॉटलैंड में वातावरण ऐसा है कि वहाँ का जो फूल है, फल है, फ्रूट्स है, वो काफी अच्छा होता है और टाइमली वो पकता है, टाइमली हो जाता है। फूल का व्यापार नीदरलैंड में फूल का व्यापार है, स्वीडन में फूल का व्यापार है, तो पूरे वर्ल्ड में छाया हुआ है। तो इन्वायरमेंट के कारण है, वहाँ का इन्वायरमेंट है। लेकिन जहाँ रेगिस्तान है वहाँ का इन्वायरमेंट दूसरा है, वहाँ होगा तो खजूर का उत्पादन होगा। उसके बाद है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का पॉपुलेशन से भी संबंध पॉजिटिव है। जनसंख्या का आकार धीरे धीरे बढ़ता जाता है और अर्थव्यवस्था में स्वायत्त निवेश होता है। सिंगल रोड है, फिर डबल रोड होता है, फिर 4 लेन बनता है, फिर 6 लेन बनता है। पॉपुलेशन के परिवर्तन के साथ साथ अर्थव्यवस्था में स्वायत्त निवेश में वृद्धि होती है और इसमें परिवर्तन होता रहता है। तो दीर्घकाल में स्वायत्त विनियोग में परिवर्तन होते हैं।
दीर्घकाल में स्वायत्त विनियोग में परिवर्तन होते हैं। इसके लिए हम लोगों को बहुत ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अल्पकाल में ये धीरे धीरे होता है और दीर्घकाल में बढ़ता रहता है। असल में प्रॉब्लम है अल्पकाल का, अल्पकाल में विनियोग को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे प्रभावित किया जाए। Factors determining investment function. Factors determining investment function कहता है कि इन्वेस्टमेंट फंक्शन को कौन सा फैक्टर डिटरमिन करता है। तो नंबर 1 जो है इंटरेस्ट रेट। नंबर 2 है MEC। prospective yield। expectation of profit। psychology of entrepreneur। share prices, equity
prices. Nature of economic system. Capitalism communism, socialism, mixed economy. कहता है कि विनियोग फलन जो है वो किन तत्वों से निर्धारित होता है। तो सबसे पहला तत्व है इंटरेस्ट रेट, ब्याज दर में परिवर्तन करके हम विनियोग को प्रभावित कर सकते हैं। दूसरा है मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल, कहता है कि मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल जो है वो दो बातों पर निर्भर करता है, प्रोस्पेक्टिव यील्ड और सप्लाई प्राइस। अगर प्रोस्पेक्टिव यील्ड और सप्लाई प्राइस दोनों बराबर होता है तो वो वातावरण को अनुकूल रखेगा और इन्वेस्टमेंट होगा। अगर प्रोस्पेक्टिव यील्ड ज्यादा है सप्लाई प्राइस से तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा। तो मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल जो है वो खुद निर्भर करता है कि सप्लाई प्राइस ऑफ एसेट्स क्या है। सप्लाई प्राइस एसेट्स से अगर ज्यादा हो जाएगा प्रोस्पेक्टिव यील्ड तो more investment कहता है कि अगर MEC का मतलब हुआ मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, MEC का मतलब क्या हो गया, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, efficiency of capital। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल जो है वो सप्लाई प्राइस अगर ज्यादा होगा पॉसिबल यील्ड से मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल पॉजिटिव होगा। Marginal efficiency of capital becomes positive. Marginal
efficiency of capital becomes positive. तो prospective yield becomes the efficiency of capital becomes positive. Prospective yield जो है वो अगर अधिक है तो भी विनियोग अधिक होगा। उसके बाद है एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रॉफिट। एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रॉफिट जो है ये पॉजिटिव है। देन more investment. More investment will be done. अगर आशावाद है लाभ की प्रत्याशा, लाभ की प्रत्याशा अधिक है तो अधिक विनियोग होगा। अधिक साइकोलॉजी ऑफ द एंटरप्रेन्योर कहता है, साइकोलॉजी ऑफ द एंटरप्रेन्योर अगर पॉजिटिव है तो अधिक से अधिक विनियोग होगा। शेयर प्राइस, इक्विटी प्राइस में उछाल आ रहा है, राइजिंग शेयर प्राइस, इक्विटी प्राइस राइजिंग तो इन्वेस्टमेंट अधिक होगा। इन्वेस्टमेंट अधिक होगा। उसके बाद सातवां है नेचर ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम क्या है। कैपिटलिज्म है, कम्युनिज्म है, सोशलिज्म है, मिक्स्ड इकोनॉमी। तो कहता है कि कैपिटलिज्म में ही इन्वेस्टमेंट को प्रभावित किया जाता है, घटाया बढ़ाया जाता है, लेकिन सोशलिज्म या कम्युनिज्म होता है तो वहाँ इन्वेस्टमेंट होता है बाय द ऑर्डर ऑफ द हाई कमांड। सेंट्रल अथॉरिटी जो डिसाइड करेगा वही होगा, वहाँ कोई प्राइवेट नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पर कम्युनिज्म, जहाँ पर कम्युनिज्म सोशलिज्म है तो यहाँ पर आपको नो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। जैसे चाइना में है सर,
हाँ चाइना सब है। सरकारी, सब सरकारी कर। नो प्राइवेट। तो इसलिए हम लोग जो भी बात कर रहे हैं वो समझिए अमेरिकन सिस्टम की बात कर रहे हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी में भी कैपिटलिस्ट पे आधारित है, लेकिन पब्लिक सेक्टर जो है वहाँ भी सरकार डायरेक्ट करती है। तो चूंकि मिक्स्ड इकोनॉमी में कैपिटलिज्म भी है, कम्युनिज्म भी है, तो इसलिए यहाँ प्राइवेट सेक्टर को हम लोग डिसाइड करेंगे ऊपर के तत्वों से, लेकिन पब्लिक सेक्टर जो होगा वो फिर वही हो जाएगा, नो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। यहाँ आपको मिक्स्ड इकोनॉमी जो होगा तो इसमें आपको पब्लिक सेक्टर और दूसरा हो जाएगा प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर तो मिक्स्ड इकोनॉमी अगर होगा तो पब्लिक सेक्टर होगा, तब यहाँ आपको फिर गवर्नमेंट होगा। गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट ऑर्डर चलेगा, लेकिन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फिर ऊपर वाला तत्व जो है 6 गो, ये सब प्रभावित करेगा। इस तरीके से पूरे अर्थव्यवस्था में इन्हीं 7 तत्वों के द्वारा विनियोग का निर्धारण होता है। मोतीलाल जी सर। इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो जैसे बोलना है कि ब्याज दर जो है वो घटेगा तो विनियोग बढ़ेगा, ब्याज दर बढ़ेगा तो विनियोग घटेगा, पीछे हम लोग कर चुके हैं। एमईसी है, मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल पॉजिटिव रहेगा तो ब्याज बढ़ेगा। प्रोस्पेक्टिव यील्ड अगर पॉजिटिव रहेगा तो ब्याज बढ़ेगा। लाभ की प्रत्याशा अगर पॉजिटिव है तो विनियोग बढ़ेगा। साइकोलॉजी ऑफ द एंटरप्रेन्योर अगर पॉजिटिव है तो विनियोग बढ़ेगा। शेयर प्राइस, इक्विटी प्राइस अगर बढ़ता है तो विनियोग भी बढ़ेगा। अर्थव्यवस्था में अगर कैपिटलिज्म है तो ऊपर के तत्वों के द्वारा विनियोग बढ़ेगा। सोशलिज्म है तो वहाँ कोई प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, गवर्नमेंट ऑर्डर से डिसाइड किया जाएगा। भारत में भी मिक्स्ड इकोनॉमी है, प्राइवेट सेक्टर ऊपर वाले तत्वों से निर्धारित होगा, पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट ऑर्डर से निर्धारित होगा। इस बात को आप बोलिए। तो जी सर। विनियोग फलन को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारक होते हैं। ब्याज दर अगर कम रहता है तो विनियोग की दर में वृद्धि होगी। दूसरा, पूंजी की सीमांत उपयोगिता, इसके अंतर्गत प्रोस्पेक्टिव यील्ड और पूंजी की सप्लाई सीमांत कार्यक्षमता, कार्यक्षमता, यस दक्षता, पूंजी की सीमांत कार्यक्षमता, पूंजी की सीमांत कार्यक्षमता, इसके अंतर्गत प्रोस्पेक्टिव यील्ड और सप्लाई प्राइस ऑफ एसेट्स लिया जाता है। अगर प्रोस्पेक्टिव यील्ड अधिक होता है सप्लाई प्राइस से, तो उसमें इन्वेस्टमेंट में वृद्धि होगी और इससे एमईसी सकारात्मक होता है। इसी प्रकार प्रोस्पेक्टिव यील्ड अगर मतलब अधिक हो, मतलब संभावना हो कि प्राप्ति अधिक होगी, तो वैसे स्थिति में भी इन्वेस्टमेंट में वृद्धि होती है। इसी प्रकार लाभ की प्रत्याशा अगर अधिक है तो वहाँ भी इन्वेस्टमेंट अधिक होगा। और साथ ही अगर एंटरप्रेन्योर के साइकोलॉजी में सकारात्मक सोच है तो उससे भी विनियोग अधिक होगा। शेयर मूल्य और साथ ही इक्विटी के मूल्य में अगर वृद्धि पाई जाती है तब भी विनियोग में वृद्धि होगी। और इकोनॉमी के नेचर पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है, जैसे कैपिटलिज्म ऊपर के 6 तत्वों से इन्वेस्टमेंट को प्रभावित करता है, और कम्युनलिज्म और सोशलिज्म के मामले में जो भी डिसीजन होती है वो सेंट्रल अथॉरिटी द्वारा दिया जाता है, जहाँ की प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नगण्य पाया जाता है। ऐसी स्थिति में ऊपर के तत्व इन्हें बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं करते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर मिश्रित अर्थव्यवस्था है तो वहाँ प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों की स्थिति बनी रहती है। ऐसे में प्राइवेट सेक्टर में ऊपर के वर्णित 6 तत्वों के द्वारा
इन्वेस्टमेंट को डिसाइड किया जाता है, वहीं दूसरी ओर पब्लिक सेक्टर में कम्युनलिज्म और सोशलिज्म के इफेक्ट होने की वजह से सेंट्रल अथॉरिटी द्वारा ही इन्वेस्टमेंट को डिसाइड किया जाता है। एकदम करेक्ट है। सुनीता, जी सर। तुम बोलो तो। फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द इन्वेस्टमेंट फंक्शन। पहला है ब्याज दर। ब्याज दर में परिवर्तन से विनियोग को प्रभावित किया जा सकता है। दूसरा है एमईसी। एमईसी दो बातों पर निर्भर करती है, एक है प्रोस्पेक्टिव यील्ड और दूसरा है सप्लाई प्राइस। अगर सप्लाई प्राइस इज लेस देन प्रोस्पेक्टिव यील्ड तो इन्वेस्टमेंट में वृद्धि होती है। सर इसमें हमको कंफ्यूजन हो रहा है कि एमईसी क्या है। अरे एमईसी दोनों का डिफरेंस है। ओह, सप्लाई प्राइस है 10, जी। प्रोस्पेक्टिव 20, तो 10 का फायदा हो रहा है, ओह, तो यही मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल हो गया 10। सप्लाई अच्छा। प्राइस का तो 10 निकल ही जाएगा ना, वो तो मशीन खरीदने का है, हाँ ट्रक खरीदने का है, बस हाँ खरीदने का है, हवाई जहाज खरीदने का है। हवाई जी। जहाज खरीदने में जो लगा वो हुआ सप्लाई प्राइस ऑफ द एयर प्लेन, आज जो टिकट हम लोग कटाए वो प्रोस्पेक्टिव यील्ड को बताया, भरा हुआ रहता है, आदमी लाइन में लगा हुआ है, उसको जगह नहीं मिलता है, तो प्लेन चलाने वाला को पैसा भले शुरू में लग जाता है, बाद में फायदा, बाद में फायदा होता है, यही ना? बाद में फायदा होता है। तो जी। उसी को बोला जाता है मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल। कैपिटल का सीमांत कार्य क्षमता, सीमांत कार्य क्षमता इतना है कि वो मोटिवेटेड होता है कि हम इन्वेस्ट करेंगे, उसको लाभ की प्राप्ति होती है। जी। उसका प्रोस्पेक्टिव यील्ड है, उसी उसमें का अगर हिस्सा। वृद्धि, हाँ उसमें वृद्धि होती है तो विनियोग में भी वृद्धि होगी। ठीक है, उसके बाद आगे चौथा है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रॉफिट अगर पॉजिटिव है तो विनियोग में वृद्धि होगी। लाभ की प्रत्याशा, जी, लाभ की लाभ की प्रत्याशा, प्रत्याशा अधिक है तो अधिक विनियोग होगा। विनियोग होगा। हाँ। फिर अगर साइकोलॉजी ऑफ द एंटरप्रेन्योर, अगर उद्यमी क्या मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से पॉजिटिव है तो हम लोग के इन्वेस्टमेंट प्रति में वृद्धि होगी। जी। शेयर प्राइस, इक्विटी प्राइस में उछाल अगर आता है तो विनियोग में वृद्धि होगी। और अर्थव्यवस्था का अर्थव्यवस्था, प्रकृति क्या, पूंजीवादी है तो ऊपर का 6 बात लागू होगा, समाजवादी या साम्यवादी है तो नो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, सरकार के ऑर्डर्स होगा, बाई गवर्नमेंट ऑर्डर, और मिक्स्ड इकोनॉमी है तो दोनों सेक्टर का बाई गवर्नमेंट ऑर्डर। इकोनॉमी है तो पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट ऑर्डर चलेगा, प्राइवेट सेक्टर में फिर यही 6 बात जो है ऊपर का वो प्रभावित जी। और ये जनरली जो इन्वेस्टमेंट आज का इन्वेस्टमेंट है उसको प्रभावित करता है, मतलब अल्पकालीन इन्वेस्टमेंट, ये भी वर्ड लिख लीजिए, अल्पकालीन इन्वेस्टमेंट को। दीर्घकालीन तो हम उधर देख चुके हैं, जनसंख्या है तो भी आविष्कार है तो पर्यावरण है, यहाँ है इन्वेस्टमेंट का मतलब यहाँ हो गया शॉर्ट रन इन्वेस्टमेंट। मतलब क्या होगा, फैक्टर डिटरमाइनिंग इन्वेस्टमेंट फंक्शन इन दी शॉर्ट रन लगा देगा तो यही बात होगा। क्लियर है? जी सर। जी सर। दैट्स ऑल। प्रणाम सर। खुश रहिए। प्रणाम सर।